जमशेदपुर में चैंबर भवन के प्लेटिनम जुबली समारोह आयोजित मुख्य अतिथि राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार। जिला प्रशासन ने राज्यपाल का किया स्वागत। बोकारो में कारगिल विजय दिवस पर शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। पूर्व सैनिकों और बच्चों ने दी वीरों को सलामी। कारगिल के वीरों को किया याद। झारखंड पुलिस में चयन किए से गांव में खुशी की लहर। हजारीबाग के रोविन और संकल्प ने रचा कीर्तिमान। हजारीबाग में केबी सहाय और सिद्धू कान्हू की प्रतिमाएं क्षतिग्रस्त। उपद्रवियों की बढ़ती हिम्मत से लोग आक्रोशित। गुमला में पुलिस और जेजेएमपी के बीच मुठभेड़ में 3 उग्रवादी ढेर। भारी मात्रा में हथियार गोला बारूद बरामद। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। झारखंड राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार जमशेदपुर पहुंचे, जहां चैंबर भवन के प्लेटिनम जुबली समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। जिला प्रशासन और चैंबर भवन के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। राज्यपाल ने अपने संबोधन में सबसे पहले सिंहभूम चैंबर्स ऑफ इंडस्ट्रीज के 75 वर्ष गांठ पर उन्हें बधाई दी और कहा कि चैंबर्स के कार्यों का मैं सराहना करता हूं। झारखंड में औद्योगिक इतिहास की यह आत्मा रही है। आज आपकी संस्था झारखंड में सबसे प्रभावशाली औद्योगिक मंचों में से एक बन चुकी है। ये संस्था न केवल अभिभावक बिहार की दूसरी सबसे बड़ी व्यवसायिक संस्था रही है, बल्कि झारखंड राज्य में सबसे प्रभावी औद्योगिक मंच के रूप में उभरी है। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष आदरणीय श्री ओम बिरला जी ने इस संस्था के प्लेटिनम जुबली के अवसर पर आकर आप सबको सम्मानित किया था। मुझे अवगत कराया गया है कि वर्तमान में इस चैंबर के साथ कोल्हान प्रमंडल के 2500 से अधिक उद्यमी, व्यापारी और प्रोफेशनल जुड़े हैं, जो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप में लगभग 2.5 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। साथियों, आज भारत पूर्ण आत्मबल के साथ विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। पूरा देश आज विजय कारगिल दिवस मनाया। इस दौरान शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए जवानों की वीर गाथा को याद करते हुए उन्हें सम्मान भी देने का काम किया गया। बोकारो के सिटी पार्क स्थित शाहिद उद्यान पूर्व सैनिक परिषद के द्वारा कारगिल विजय दिवस मनाया गया। इस दौरान पूर्व सैनिक के साथ छोटे छोटे बच्चों ने भी हिस्सा लेते हुए शहीदों को श्रद्धांजलि दी और इस मौके पर बोकारो स्टील के सीजीएम कुंदन कुमार और डीसी के प्रिंसिपल एसके मिश्रा मौजूद रहे। इस दौरान सभी ने कारगिल विजय दिवस के मौके पर कारगिल युद्ध के कठिनाइयों और उस पर विजय प्राप्त करने की बातों को रखने का काम किया। लोगों ने कहा कि इतनी कठिन लड़ाई में भारत ने पाकिस्तान पर विजय हासिल की और हमारे विजय गाथा को बरकरार रखने का काम किया। आने वाले पीढ़ियों को सैनिकों के प्रति सम्मान, सैनिकों के शौर्य को याद रखने की आवश्यकता है। शहीद कारगिल दिवस जो मना रहे हैं हम लोग, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी दिन हम लोग जो कारगिल वॉर जो हुई थी, जो भारत ने पाकिस्तान के ऊपर से विजय पाया था, उसको मद्देनजर रखते हुए हम लोग वीर शहीदों का जो सम्मान देते हैं और उनकी जो शहादत है तो हम लोग इन्हें याद करते हैं। इस तरह जो हम लोग जुटे हैं उनका सम्मान करने के लिए ये हम लोग का एक फर्ज बनता है कि ऐसे शहीदों को हम लोग सम्मान दें, ताकि मतलब आने वाले जो लोग हैं उनको याद रखें और बच्चों को भी इस तरह की एक परंपरा होना चाहिए कि उनको एक शहीद जो हम लोग देश को बचाने में अपनी जान निछावर करने के हमेशा तत्पर रहते हैं, उनको हम लोग याद करें और उनको पूरा सम्मान दें। इस दिवस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतिहास के पन्नों में ये इसका एक स्वर्णाक्षरों में लिखा जाने वाला दिन है, क्योंकि इस दिन भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह पछाड़कर अपनी विजय गाथा को आगे बढ़ाया था। 3 मई 1999 से यह युद्ध शुरू हुआ था और इसकी परिणति विजय के रूप में
26 जुलाई 1999 को हुआ। एक तरफ हमारे दुश्मन ऊंची चोटी पर थे और हम लोग एक नीचे से चढ़ाई कर रहे थे, दुश्मन हमें देख रहे थे, फिर भी हम लोगों ने विजय पाई और यह हमारे अपने सैनिकों के वीर गाथा शौर्य बल का प्रतीक है और इसके लिए हम आज के दिन उन्हें नमन करते हैं और उनके प्रति जो शहीद हुए हैं 600 से ज्यादा जैसा हम लोगों को मालूम है शहीद हुए थे, उनके प्रति हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हजारीबाग में कारगिल विजय दिवस के मौके पर पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व सैनिक मौजूद रहे। उन्होंने 500 से ज्यादा सैनिक जिन्होंने कारगिल की लड़ाई में अपनी शहादत दी थी, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और वहीं कहा कि काफी बड़ी बात है कि देश के लिए इतने सैनिकों ने अपने जान न्यौछावर कर दिए। उनकी फैमिली वालों को भी हम नमन करते हैं। उन्होंने अपने सपूत को देश की सेवा करने के लिए भेजा था। साथ ही आजकल के युवा पीढ़ी से भी हम निवेदन करेंगे कि देश के लिए जब खड़ा होना हो तब सभी खड़े रहें। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि कारगिल की लड़ाई 17,000 फीट पर पहाड़ की चोटी पर लड़ी गई थी, जो कि काफी दुर्गम था। ऐसे में कारगिल विजय दिवस पर हम भारतवासियों को भी अपील करते हैं कि हर एक घर से एक जवान को देश की सेवा करने के लिए जरूर भेजें। की भांति इस वर्ष भी पूर्व सैनिक वेलफेयर ट्रस्ट एसोसिएशन के द्वारा श्रद्धांजलि कार्यक्रम था और हम लोग काफी सारा सेलिब्रेट किए और आज के हमारे खास करके मुख्य अतिथि शहीद जो सेना मेडल जिनको मिला था करगिल में शहीद हुए थे वो हैं। बाकी बात ये जो कैसा अनुभूति कर रहे हैं ये आप सब समझ सकते हैं, क्योंकि ये जो आज का दिन मिल रहा है ये 527 से ज्यादा जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था, जिसके बाद में आज हम लोग को ये मनाने का मौका मिल रहा है। जैसा कि पता है कि ये जो युद्ध था ये 17,000 से भी ज्यादा ऊंचाइयों पर लड़ा गया था और वो भी बर्फ की चोटियों पर लड़ा गया था, तो ये बहुत ही दुर्गम युद्ध था। आज हम कारगिल विजय दिवस पर उन सभी शहीदों को नमन करते हैं, साथ ही उनके परिवार के लोगों को भी नमन करते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा कुर्बानी देना होता है परिवार वालों को। अगर कोई शहीद होते हैं तो ये जो है उनके परिवार किस तरह का क्या हालत होता है आप सबसे छुपा नहीं है। इन दिनों देवघर और बासुकीनाथ में श्रावणी मेला चल रहा है, जो 1 महीने तक चलता है। ऐसे में दूसरे प्रदेश से लोग यहां रोजगार करने के लिए आते हैं। वहीं आज हम उस समाज की बात कर रहे हैं जिसे लोग अपने से हटकर समझते हैं। हम बात कर रहे हैं किन्नर समाज का, जो श्रावणी मेले के दौरान जो है बासुकीनाथ धाम में श्रद्धालु और दुकानदार को उनके मन मांगी मुराद पूरा होने के लिए आशीर्वाद दे रहे हैं। किन्नर समाज की मालकिन माही किन्नर बताती हैं कि इस 1 महीने के मेले में हम लोगों को उस खुशी को देते हैं जो हम लोगों को सालों भर जो है इंतजार रहता है। आने वाले श्रद्धालु मन मांगी मुराद पूरा करने के लिए आशीर्वाद देते हैं और श्रद्धालु जजमान मुझे दान स्वरूप कुछ रुपया देते हैं। हमारे समाज के लोग अपने जजमान के लिए दिए पैसे से अपना जीवन यापन करते हैं, जिस वजह से मार्केट में लगे दुकानों से भी उसके शक्ति के अनुसार जो है हम लोग उपहार लेते हैं। इंतजार रहते हैं कि बाहर से हमारे जो जजमान हैं, जो दुकानदार थे, उन लोगों के लिए भी, हम लोग के लिए भी कि आए, हम लोग को दिल से आशीर्वाद दे कि भोलेनाथ का नगरी में आए, महादेव की पूरा श्रद्धा चाहते कि हम लोग भी दुआ देते कि महादेव उन लोगों का हर मुराद पूरी करे और यही परंपरा बना रहे हमेशा। और ये जो दुकान में मांगती इन लोगों को और देती कि जैसे कि आप लेके आए भोलेनाथ का नगरी में, इस तरह जो हमारे देते हैं बस हमको हम खुशी से लेते हैं और उन लोग को आशीर्वाद ये देते हैं खूब आगे बढ़े, खूब रोजगार बढ़े उन लोगों का। उधर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर मदर टेरेसा एडवांस्ड हेल्थ क्लिनिक करने का फैसला किया गया है। समाचार पत्रों द्वारा मिली जानकारी के अनुसार राजमहल के पूर्व विधायक अनंत कुमार ओझा ने अपनी इसमें कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बताया कि झारखंड राज्य को एक अलग राज्य का दर्जा दिलाने में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपना बहुमूल्य योगदान दिया था। पूरे देश भर में
पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से अटल मोहल्ला क्लिनिक योजना चल रही है, जिसका झारखंड सरकार ने नाम बदलकर मदर टेरेसा हेल्थ क्लिनिक रखा है। यह उनकी तुष्टीकरण की राजनीति को दर्शाता है। मरान गोम के जयपाल सिंह मुंडा जी के नेतृत्व में चला अलग राज्य का लड़ाई और उस लड़ाई को लेकर के अनेक विभूतियों ने इस अलग राज्य के आंदोलन का नेतृत्व किया, लेकिन यह सपना तब पूरा हुआ जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी इस देश का प्रधानमंत्री बने और उन्होंने झारखंड आकर के झारखंड वासियों को यह वादा करके गए थे कि आप मुझे दिल्ली का सत्ता दीजिए, हम अलग राज्य के आपके सपने को पूरा करने का काम करेंगे। और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अलग राज्य के उस सपने को पूरा करने का काम किया, परंतु लगातार वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति से प्रभावित होकर के आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व की जो सरकार है, ये लगातार तुष्टीकरण के राह पर चल रही है। मधेपुरा नगर परिषद के पूर्व पार्षद सह राष्ट्रीय जनता दल की प्रदेश उपाध्यक्ष कुमारी विनीता भारती ने मधेपुरा जिला पदाधिकारी तरणजोत सिंह को 9 सूत्री मांग पत्र सौंपा। वहीं विनीता भारती ने बताया कि नगर की समस्याओं को लेकर सदा सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष की हूं। यहां के मुख्य पार्षद विहीन नगर परिषद को कार्यपालक महोदया ने नगर परिषद बना दिया है। लगातार इस बारिश में हर जगह पानी, नाला निर्माण में अनियमितता बरती जा रही है। हर जगह कचरे ही कचरे के ढेर दिखाई दे रहे हैं, जिसको लेकर आज हमने मधेपुरा के माननीय जिला पदाधिकारी महोदय से मिलकर 9 सूत्री मांग पत्र सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। बहुत सारी समस्या है, खास करके कचराओं को लेकर के, और आप लगातार देखिएगा कि रोड के कई ऐसे सड़क हैं जहाँ जाम की समस्या बनी रहती है। फुटकर जो विक्रेता है उनको बहुत सारी समस्या आ रही है। सीसीटीवी के नाम पर घोटाला हुआ, लगातार बहुत सारे मुद्दे। अभी बुडको के द्वारा नाला का निर्माण किया जा रहा है, जो कि बारिश का समय है और लोगों को आने जाने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जो मेन सड़क है उनमें तो नहीं है दिक्कत, लेकिन जो वार्ड की गली है उनमें जो 4 व्हीलर से जाते हैं, जो ऑफिस जाते हैं, तो उनको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो मैं अभी जिला पदाधिकारी से मिली हूँ, उन्होंने आश्वासन दिया है कि जहाँ जो कमियां होंगी उनको दूर किया जाएगा। उधर किशनगंज जिला के दिगल बैंक प्रखंड अंतर्गत सिंघीमारी पंचायत के पैक्स अध्यक्ष फिरोज आलम पर उनके ही कार्यकारिणी सदस्यों द्वारा यह गंभीर आरोप लगाया गया है कि फिरोज आलम ने धोखाधड़ी से चुनाव जीते हैं। जब उसी विषय को लेकर हमारे संवाददाता अनवर आलम ने फिरोज आलम से बात की तो उन्होंने बताया कि मुझ पर लगाए गए सभी गंभीर आरोप झूठे और बेबुनियाद हैं। मैडम, मैं अभी मौजूद हूँ दिगल बैंक प्रखंड के जो है सिंघीमारी गांव और लुआगाछी में। मेरे साथ जो व्यक्ति बैठे हुए हैं ये सिंघीमारी पंचायत के जो पैक्स अध्यक्ष हैं फिरोज आलम साहब हैं, और इनके ऊपर जो है पूर्व में जो पैक्स अध्यक्ष थे उनके द्वारा और उनके सदस्यों के द्वारा गंभीर आरोप लगाया जा रहा है कि ये जो है जो चुनाव जीते हैं लोगों को धोखा देके जीते हैं और लोगों को जो है गुमराह करके जीते हैं। कहीं ना कहीं जो पूर्व में जीते थे उसको भी सोचना चाहिए कि हम 15 साल जो है अपना राज किए और 15 साल के बाद जैसे ही फिरोज आलम सत्ता में आते हैं तो फिरोज आलम का टांग खींचने के पीछे पड़ा हुआ रहता है। तो कहीं ना कहीं ये एक तरह का जो है गंभीर आरोप है, और गंभीर आरोप ये भी लगा रहे हैं कि फिरोज आलम जब से पैक्स अध्यक्ष बने हैं सिंघीमारी पंचायत का, न लोगों को खाद वितरण करते हैं, न लोगों को अनाज वितरण करते हैं और न ही लोगों से धान लेते हैं। तो इसी मुद्दा को लेकर आज हम और हमारी टीम जो है सिंघीमारी पंचायत के जो है लुआगाछी पहुंचे हैं और खास जो है बातचीत हम फिरोज आलम से करेंगे। के द्वारा गंभीर आरोप लगाया जा रहा है कि फिरोज आलम जो चुनाव जीते हैं लोगों को गुमराह करके जीते हैं, और दूसरा नंबर यह है कि जब से वो पैक्स अध्यक्ष बने हैं लोगों को विकास नहीं दे रहे हैं, लोगों को सिर्फ ठंगा पकड़ा रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? जैसे एक बात अभी आप बोले आरोप लगाया जा, बबलू द्वारा मुझे आरोप नहीं लगाया जा रहा है। कार्यकारिणी सदस्य जो त्याग पद दिया गया है उन लोग के आरोप के तहत आरोप लगाया जा रहा है कि फिरोज आलम धान नहीं करते हैं। मैं सिंघीमारी पैक्स अध्यक्ष फिरोज आलम जो है कुछ लोग का उनका ही अपना दिया है मनोज यादव का, उन्हीं लोग आरोप लगा रहे हैं, जबकि बबलू यादव मनोज यादव का भी धान मैंने खरीदा। ऐसी कोई बात नहीं, जो आरोप लगा रहे बेबुनियाद है। उनके मेरे पर प्रूफ है। बबलू यादव मनोज यादव का 246 कुंटल धान में मैंने रिपोर्ट मारा, ला के दिया धान पैक्स में, हम रिपोर्ट मारे। कुछ धान रह गया, उसका रहने का कारण यही है कि
मनोज यादव, बबलू यादव, उसके कारण से उसका पेमेंट नहीं कर पाए हम। बोलिए कैसे? आखिर जैसे आप चुनाव में आए तो आपके जो सदस्य थे 22 दिन के अंदर उसको जो है रिजाइन करवा देते हैं। उन्हीं लोग उसमें मामला क्या था? उनमें मामला कुछ नहीं था, उसको जलन था। जब प्रबंधक ने हमको मीटिंग किया, 2 मीटिंग भी हुआ, मैंने बैठा भी, उनको ये लग गया कि भाई फिरोज आलम किसान का धान क्यों खरीदेंगे, किसी भावना से वो रिजाइन मारा है। जब हमने मनोज यादव बोल रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया, मनोज यादव खुद अपने जो है डीसी के पास ले जाकर सब में काज करने सदस्य को ले जा करके, मनोज यादव खुद ले जा करके डीसी के पास पेपर में 3 दिन रख करके अपने ससुराल में ले जा करके डिजाइन मरवाया है। फिरोज आलम, आपसे एक सवाल है कि जब से चुनाव जीते हैं, लोगों को जो उनका जो अधिकार है उनको मिलना चाहिए, लेकिन वो अधिकार नहीं देके आप लोगों को ठेंगा पकड़ा रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। जब से हम चुनाव जीते हैं, हम जो है 12 तारीख को मीटिंग हुआ, 12 तारीख को मीटिंग के बाद जो है हम 3 तारीख तक काम किए, ढंग से जो काम करना था किए, धान नदी प्राप्ति भी किए। 3 तारीख के बाद ना ही हमको कोई सीसी मिला है, ना ही कुछ मिला है, जो कि मेंबर रिजाइन मारने के कारण जो है हमको पूरा काम ठप चुका है। उसमें मेरा जो है काफी परेशानी हुआ, धान नदी प्राप्ति में प्रबंधक द्वारा सहयोग नहीं पाया गया। बाकी फिर भी जो है हम बहुत कोशिश किए, मेंबर को ले जाके काफी परेशान किया गया। यहाँ तक कि एक आरोप और लग रहा है कि फिरोज आलम के जो चमचा है वो एक तरह से मान के चलिए दलाली करता है, चाहे भूषण हो या श्रवण कुमार हो। आखिर क्यों इस तरीके से कहा जाता है? जो व्यक्ति श्रवण कुमार को दलाल बोलता है, जो व्यक्ति भूषण यादव को दलाल बोलता है, इससे पहले में पूर्व में उन्हीं का जो है वो वर्कर थे। पूर्वी सिंहभूम जिले के जादूकोड़ा में यूरेनियम जो है उत्पाद करने वाली यूसिल कंपनी के खिलाफ विस्थापितों की बैठक हुई। हजारों रैयतों ने कहा कि कंपनी ने जमीन के बदले किए गए समझौते से मुकर कर उन्हें ठगा है। उनकी जमीन चली गई, नौकरी नहीं मिली और उनकी आने वाली पीढ़ी भूमिहीन हो गई। विस्थापितों ने मांग की है कि कंपनी यूरेनियम उत्पादक तक उन्हें नियोजन दे, नहीं तो माइनस गेट जाम करने का फैसला लिया जाएगा। यूसिल की 7 यूरेनियम परियोजनाओं से जो है प्रभावित रैयत अब आंदोलन की तैयारी में है। बैठक किसी संघर्ष की शुरुआत मानी जा रही है। स्थानीय लोग ठगे जाने का आरोप लगाते हुए अपने हक के लिए सख्त कदम उठाने को तैयार हैं। देखिए, आज का मीटिंग जो है बहुत खास रहा, क्योंकि मैनेजमेंट का जिस तरह से रवैया रहा है ठगने का, वो हमेशा से ठगता रहा है हमको और हम ठगते रहे भी है। लेकिन अब ये रवैया हमें बदलना है, इसलिए हम लोगों ने बाकी सारे यूनिटों को साथ में लेकर एक बड़ा लड़ाई का लड़ने का एक घोषणा किया है और जल्द ही एक बड़ी लड़ाई होगी और हमें पूरा भरोसा है कि ये लड़ाई हम ही जीतेंगे। आखिर वजह क्या है लड़ने के पीछे? लड़ने के पीछे जो वजह है वो एक खास वजह है कि एक हमारी जो जमीन है जिसे हम माँ कह के सम्मानित करते हैं, वो जमीन को हमने मैनेजमेंट को या यूसिल जो कंपनी को हमने दिया ताकि देश का विकास हो, देश के नाम पे हमने किया। झारखंड संयुक्त सैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में हजारीबाग के 2 युवकों ने जिले का नाम रोशन किया है। दरअसल आपको बता दें कि बड़कागांव प्रखंड के गंगा दोहर गांव के रोबिन कुमार ने 7वीं रैंक हासिल कर डीएसपी पद पर चयन पाया है, जबकि सदर प्रखंड निवासी संकल्प जैन ने 48वीं रैंक प्राप्त की है। कृषक परिवार से ताल्लुक रखने वाले रॉबिन की प्रारंभिक शिक्षा की अगर बात की जाए तो सरकारी स्कूल में हुई है। उन्होंने हजारीबाग के एक छोटे लॉज में रहकर सिविल सेवा की तैयारी की, तो वहीं 2020 में इंटरव्यू तक पहुंचने के बाद भी असफलता से हार न मानते हुए उन्होंने 5 सालों तक निरंतर मेहनत की है। तो वहीं आपको बता दें कि संकल्प जैन ने अपनी सफलता का श्रेय ईश्वर, माता पिता और मार्गदर्शक जेपी जैन को दिया है। दोनों ही सफलता से परिवार, शिक्षकों और गांव में खुशी का माहौल है। सीमित संसाधनों में बड़ी सफलता ने उन्हें प्रदेश भर के युवाओं के लिए प्रेरणा बना दिया है। प्रति सब भगवान का कृपा और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और मेरे दोस्तों का सपोर्ट, यही सबसे सर आज इस रिजल्ट तक मैं पहुंच पाया। सर शुरू से ही सर मेरा अपब्रिंगिंग सर हम लोगों का सर ग्रामीण परिवेश या बोला जाए तो टायर 2 सिटीज, टायर 1 टायर 3 सिटीज में हुआ है सर।
तो सर काफी आसपास में गरीबी और भी बहुत चीजें देखता था, तो शुरू से लगता था कि कुछ समाज के प्रति कुछ करूं। और सिविल सेवा वो ऐसा एक फील्ड है जिसमें हम लोग बहुत अहम भूमिका निभा सकते हैं समाज के कोई भी कार्य को कंप्लीट करने के लिए सर। तो इसीलिए सर सिविल सेवा का रास्ता को चुना। काफी संघर्षों का ये परिणाम है, काफी लंबा दौर रहा। पिछले जेपीएससी में जब सफलता नहीं मिली थी तो हम टूटे नहीं थे, उसे हम असफलता नहीं माने, लगातार निरंतर प्रयास करते रहे और सबके सामने ये सुखद परिणाम है। इस पर जेपीएससी में सांत्वन है। किसको देंगे श्रेय सारा? इस सफलता के श्रेय में काफी लोगों का योगदान है। मेरे माता पिता, मेरे भैया, गुरुकुल कोचिंग संस्थान के हमारे सर जेपी सर और भी हमारे शिक्षक और जो हमारे साथी रहे हैं, उनका काफी योगदान रहा हमारे सफलता। उधर शहर में नशेड़ियों और उपद्रवियों के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि अब उनकी नजर ऐतिहासिक और सांस्कृतिक प्रतीकों पर पड़ने लगी है। हजारीबाग में बीते शुक्रवार को शहर के बीचों बीच स्थित केबी सहाय पार्क में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री केबी सहाय की प्रतिमा और पीडब्ल्यूडी चौक स्थित सिद्धू कान्हू की प्रतिमा को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इस घटना से स्थानीय नागरिकों में आक्रोश है और उन्होंने इसे झारखंड की सांस्कृतिक विरासत पर हमला बताया है। शनिवार को सहायक नगर आयुक्त अनिल कुमार मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यह महज किसी की शरारत नहीं बल्कि शहर में अराजकता फैलाने की सुनियोजित साजिश है, जिसे प्रशासन कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके अलावा उन्होंने घोषणा की कि दोनों क्षतिग्रस्त प्रतिमाओं का पुनर्निर्माण आगामी 2 दिनों के भीतर करा दिया जाएगा। इस घटना ने न सिर्फ प्रशासन को झकझोरा है बल्कि शहरवासियों को भी चेताया है कि सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए अब उन्हें भी सजग रहना होगा। तस्वीरें स्क्रीन पर हैं। यहां पर देख सकते हैं कि किस तरीके से कुछ अराजक तत्वों ने मूर्तियों को क्षतिग्रस्त किया है और महज ये किसी की शरारत नहीं बल्कि शहर में अराजकता फैलाने की सुनियोजित साजिश है, जिसे प्रशासन कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। समय दिया गया है कि आज से कल तक करवा दे, क्योंकि ये विधि व्यवस्था का प्रश्न है और जितना जल्दी हो सके उस कार्य को पूरा किया जाएगा। और केबी सहाय मूर्ति की बात करूं तो अगर अभी हम लोग वहीं पे गए हुए थे तो उनका देखा गया कि जो ऊपर का जो स्ट्रक्चर है वो भी देख लिए है, दिखा दिया गया है, वो भी लगता है आपको। उधर झारखंड राज्य के गुमला जिले के घाघरा थाना क्षेत्र के लावादाग असुरटोली जंगल में शनिवार को पुलिस और जेजेएमपी उग्रवादियों के बीच में मुठभेड़ 5 घंटे मुठभेड़ चली, जिसमें 3 उग्रवादी मारे गए, जिसमें हार्डकोर और इनामी नक्सली दिलीप लोहरा सहित 2 नक्सली मारे गए हैं। अभी तक मारे गए उग्रवादियों की पहचान हार्डकोर नक्सली दिलीप लोहरा मुठभेड़ मारा गया है और इस अभियान में जागुआर नक्सली अभियान की पुलिस शामिल है। घाघरा, बिशनपुर और गुमला तीनों थानों की पुलिस शामिल है। गुमला एसपी हरीश बिना जमा को गुप्त सूचना मिली थी कि जेजेएमपी के कमांडर रविंद्र यादव अपने दोस्तों के साथ में इस क्षेत्र में मौजूद है। इसके बाद पुलिस ने टीम का गठन कर घेराबंदी शुरू की। उग्रवादियों ने पुलिस को देखते हुए फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 3 उग्रवादी मारे गए। एसपी हरीश बिन जमा ने बताया कि मारे गए हार्डकोर नक्सली दिलीप लोहार 8 और 10 संख्या में किसी भी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में आए थे, जिस पर गुप्त सूचना मिली थी। त्वरित कार्रवाई करते हुए टीम का गठन किया गया और मुठभेड़ हुई, जिसमें 3 नक्सली मारे गए। जंगल का लाभ लेकर भागने में सफल रहे। गुप्त सूचना हम लोगों को मिली थी कि घाघरा थाना क्षेत्र के इसी गांव में कुछ जेजेएमपी के मेंबर्स छुपे हुए हैं, उनके पास हथियार है और वो किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। तत्पश्चात एक टीम को बनाया गया जिसमें झारखंड जैगुआर की 2 स्ट्राइक टीम और गुमला जिले की जो स्पेशल नक्सल के लिए क्यूआरटी बनाई गई है उसमें उसके अफसर थे। उस पूरी टीम में एसडीपीओ गुमला भी मौजूद रहे और टीम जैसे ही सर्च करने के लिए यहां पर पहुंची, जो सूचना थी उसका सत्यापन करने के लिए, तो जेजेएमपी के जो नक्सली थे उन्होंने फायर खोल दिया। जवाबी कार्रवाई की गई। एक्सचेंज ऑफ फायर वहां पर होने के बाद जो कुछ 1-2 लोग बचे थे वो रिट्रीट किए। उसके बाद सुरक्षा बलों ने अपने पोजीशन को चेंज करके पूरे एरिया को ठीक से सर्च किया, क्योंकि कॉर्डन हमने पहले से ही कर रखा था
सर्च करने में ये पता चला कि 3 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में मार गिराया है। तीनों के पास से हथियार बरामद किए गए हैं। एक AK-47 है और 2 इंसास हथियार हैं। सरायकेला कोल्हान में खरकई नदी खतरे के निशान पर उफान पर है। लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश और ओडिशा के बयांकबिल डैम का पानी खोलने से नदी का जलस्तर बढ़ गया है। दरअसल आपको बता दें कि खासकर निचले इलाकों में रहने वाले लोग पानी घरों में जो है घुसने का खतरा महसूस कर रहे हैं। लगभग 1 महीने से जारी बारिश ने स्थानीय लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त कर दी है। प्रशासन ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए अलर्ट जारी कर सतर्क रहने को कहा है। तो वहीं नदी का जलस्तर इस तरह बढ़ता रहा तो जल्द ही बाढ़ की संभावना बढ़ सकती है, जिससे निचले इलाकों के लोग जो है प्रभावित होंगे। जाहिर सी बात है कि जिला प्रशासन और स्थानीय लोग मिलकर सुरक्षा के लिए तैयार हैं। इसके लिए हम ये कहेंगे कि पानी का बढ़त बहुत ज्यादा है, उफान बहुत ज्यादा है। घर परिवार वालों को सबको हम सूचित करते हैं कि अपना ध्यान रखें, घर परिवार का ध्यान रखें और बारिश में ज्यादा बाहर ना निकले, बारिश में अपना परिवार का ध्यान दें। नदी जो है कि 4 से 5 बार भर चुका है। क्या लगता है? अभी तो कुछ बढ़ रहा है, बढ़ से हो सकता है कि आगे और कुछ बढ़ेगा। पुलिया हर समय बोला जा रहा है कि खरखाई खतरे के निशान, अभी आपको क्या लग रहा है? निचला पुल जो है खतरा के निशान में है। जो हालात है नदी का, उसको देख के जो निचले इलाके के लोग उनके लिए खतरा पैदा हो सकता है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।